वर्तमान की दुनिया के दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार। आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि सफल होने वाले कुछ अलग नहीं करते, वह अलग तरीके से करते हैं। आपकी नज़र में यह अलग तरीका क्या है और सफल होने वाले ऐसा क्या अलग तरीके से करते हैं? सिविल सेवाओं के मामले में इस कहावत का अर्थ क्या है और सिविल सेवा परीक्षाओं को आयोजित करने वाली संस्थाएं अपने उम्मीदवारों के अंदर ऐसा क्या तलाशती हैं? हम सभी इस बात पर तो सहमत होंगे कि सिविल सेवा परीक्षाओं की योग्यता के लिए जो शिक्षा की ज़रूरत होती है वो कमोबेश हमारे पूरे देश में एक है। और अगर हम उम्मीदवारों की आर्थिक स्थिति और उनकी भाषा को छोड़ दें तो ग्रेजुएशन के स्तर पर करीब सभी परीक्षाओं का एक ही स्तर होता है, एक ही पढ़ाई लिखाई होती है। यानी सिविल सेवाओं के लिए जो सिलेबस होता है वह ग्रेजुएशन के स्तर पर पूरे देश में एक ही तरह का होता है। फिर सिविल सेवाओं की तैयारी के लिए इन सिलेबस को बार बार पढ़ना पड़ता है, बरसों पढ़ना पड़ता है। इस बार बार पढ़ने का मतलब क्या है? बार बार पढ़ने पर भी सिलेक्शन नहीं होता, रट जाने पर भी सिलेक्शन नहीं होता, तो क्यों नहीं होता है? फिर ऐसा क्या है जो सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए ज़रूरी होता है और ऐसा क्या है कि सिविल सेवा परीक्षाओं की कुछ खास अपेक्षाएं होती हैं? इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। आपने लोगों को यह कहते सुना होगा, हर पद की गरिमा यानी डिग्निटी होती है। आपने कभी सोचा है कि इस गरिमा यानी डिग्निटी का व्यापक अर्थ क्या है? वास्तव में इसका अर्थ उस पद से जुड़ी हुई अपेक्षा से है, यानी जिसके महत्वपूर्ण अंग हैं गंभीरता, सिंसियरिटी, जागरूकता, अवेयरनेस, वैचारिक समझ, थिंकिंग, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी और उस पद से जुड़े अनुशासन यानी डिसिप्लिन। यह वह गुण हैं जो एक लोक सेवक में अपेक्षित हैं। तय मानिए आपकी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में और आपके सिलेक्शन में इन शब्दों के मायने होते हैं, इनकी गंभीरता होती है। हम आगे इसी को समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये शब्द आपके चयन में अपनी भूमिका निभाते हैं, कितना ज़रूरी होता है इन शब्दों का आपके व्यक्तित्व का हिस्सा होना। और सिविल सेवा परीक्षा लेने वाली संस्थाएं बिना आपको बताए इन शब्दों को कैसे तलाशती हैं आपके अंदर और कैसे वह इसका परीक्षण करती हैं। यही यह स्पष्ट करना सही होगा कि आपकी सिविल सेवा की परीक्षा के तीनों स्तर यानी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के स्तर पर इन्हीं शब्दों की परीक्षा ली जाती है, न कि आपकी ज्ञान की। इसलिए इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि सिविल सेवा परीक्षाएं आपके अंदर प्रशासक तलाशती हैं, प्रोफेसर नहीं। और इसीलिए अपने तैयारी को जब अंजाम दीजिए तो इन बातों का ख्याल रखिए। गंभीरता यानी सिंसियरिटी इस परीक्षा का महत्वपूर्ण पहलू है। इस परीक्षाओं के लिहाज से भी और आपकी सफलता के लिहाज से भी यह आपके व्यक्तित्व का वह गुण है जो किसी प्रश्न की समस्या के मूल कारणों को समझने में स्थायित्व प्रदान करता है, एकाग्रता प्रदान करता है और सही फैसले लेने की दिशा में तार्किक सूत्र प्रदान करता है। यूपीएससी अपने सवालों के द्वारा आपकी सिंसियरिटी का परीक्षण करती है। दरअसल सिविल सेवा परीक्षाओं में गलत सवालों पर माइनस मार्किंग का जो विचार है, इसके पीछे आपकी सिंसियरिटी को ही चेक करना है। यह आपके गंभीर अध्ययन शैली को भी परखने का एक तरीका है। यही नहीं, अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट आधारित सवालों में सही विकल्पों का चुनाव करने की आपकी सफलता सिर्फ आपके अध्ययन की गहराई ही नहीं बल्कि आपकी किसी समस्या को देखने का नज़रिया भी स्पष्ट करते हैं, आपकी गंभीरता भी स्पष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए साल 2020 में पूछे गए इस सवाल पर गौर करिए। प्रश्न: गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक आम समझ पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? ए, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज। बी, वर्ग संघर्ष। सी, निजी संपत्ति की समाप्ति। डी, आर्थिक नियतिवाद। यह एक सामान्य प्रश्न है। उम्मीदवार से यह उम्मीद की जाती है कि वह इतना तो गंभीर या सिंसियर होगा कि विभिन्न प्रचलित विचारधाराओं के मूलभूत सिद्धांतों से परिचित हो। नहीं भी हो तो वह अपनी एकाग्रता के इस्तेमाल से एक तार्किक हल तक पहुंच सकता है। सामान्य रूप से यह स्पष्ट है कि गांधीवाद वर्ग संघर्ष को नहीं स्वीकार करता, बल्कि वह
संभाव की वकालत करता है। गांधीवाद निजी संपत्ति का विरोधी नहीं है, जबकि मार्क्सवाद किसी भी पहलू से आर्थिक नियतवाद को स्वीकार नहीं करता है और वर्ग संघर्ष की वकालत करते हुए वह निजी संपत्ति के विनाश की वकालत करता है। हालांकि दोनों विचारधाराएं अपने अंतिम लक्ष्य के रूप में एक समतावादी समाज की वकालत करती हैं, जिसमें राज्य की कोई भूमिका नहीं होती, यानी राज्य होता ही नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का पहला विकल्प ही सही है। इतना सब कहने का अर्थ यही है कि किसी विषय के बारे में आपके अध्ययन की गंभीरता और तार्किकता या सिंसियरिटी की परीक्षा ऐसे प्रश्नों से स्पष्ट होती है। निश्चय ही वह लोग जिन्होंने इस प्रश्न को हल्के में लिया होगा या जो इसके विषय में समान ज्ञान भी नहीं रखते होंगे, वह इसे गलत करेंगे और ऐसे ही अन्य प्रश्नों को भी गलत करेंगे, जबकि इसके लिए सामान्य ज्ञान की जरूरत होती है। जागरूकता यानी अवेयरनेस इस परीक्षा में चुने जाने का दूसरा पहलू है। यह व्यक्ति का वह गुण है जो उसे उसके आसपास के वातावरण, गतिविधियों और क्रियाओं के प्रति संवेदनशील बनाता है। यह व्यक्ति के अंदर तार्किक दृष्टिकोण विकसित करता है, उसे अनुभव प्रदान करता है। लोक सेवाओं में इसका पहला परीक्षण आपकी प्रारंभिक परीक्षा में ही हो जाता है। हमारा पहला उदाहरण भी आपके इसी गुण की परीक्षा करता है। हालांकि हम इसके लिए एक और उदाहरण आपके सामने पेश करते हैं, साल 2020 की प्रारंभिक परीक्षा का। निम्न गतिविधियों पर विचार कीजिए। खेतों में फसल पर पीड़कनाशी छिड़कना, सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण करना, डीएनए विश्लेषण के लिए उत्क्षेपण करती हुई व्हेल के श्वास के नमूने एकत्र करना। तकनीकी के वर्तमान स्तर पर उपयुक्त गतिविधियों में किसे ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है? ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1 और 3, डी, 1, 2 और 3। यह भी यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2020 का एक सामान्य सवाल है। बस इसमें इस बात की ज़रूरत है कि आप कितने जागरूक यानी अवेयर हैं। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने ड्रोन का नाम नहीं सुना होगा या उसकी तस्वीर या वीडियो नहीं देखी हो। अब तो लोग ड्रोन की गतिविधियों से भी परिचित रहते ही हैं। निगरानी, कृषि उपकरण से लेकर परीक्षण के क्षेत्र तथा इस यंत्र का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता रहा है। कुछ लोगों के लिए यह सवाल किसी अतिरिक्त वैचारिक श्रम से जुड़ा नहीं होगा और उन्होंने बिना किसी हिचक के डी विकल्प का चुनाव आसानी से कर दिया होगा। लेकिन जो इस यंत्र या इससे जुड़ी गतिविधियों से परिचित नहीं है, उनके लिए सही विकल्प का चुनाव शायद कठिन ही रहा होगा। कुछ लोग तो इसी तर्क में फंस गए होंगे कि व्हेल के डीएनए का विश्लेषण ड्रोन से कैसे संभव है। खैर, उन्हें पता होना चाहिए कि जब व्हेल सांस लेने के लिए बाहर निकलती है तो उसके श्वास में फंसी पानी की बूंदों के जरिए भी उसके डीएनए का परीक्षण किया जा सकता है, क्योंकि संभव है कि व्हेल के शरीर का कोई भी पदार्थ उस बूंद में समाया हो सकता है, उसका नेक्टर भी। यह आपकी जागरूकता के परीक्षण से जुड़ा सवाल है। इसी प्रश्न पत्र में ऐसे कई सवाल होंगे जो आपकी जागरूकता का परीक्षण करते हैं। अब तक हमने आपसे गंभीरता यानी सिंसियरिटी और जागरूकता यानी अवेयरनेस के बारे में बात की है। इन जैसे गुणों का संबंध आपकी प्रारंभिक परीक्षा से होता है। यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा परीक्षाएं आयोजित करने वाली संस्थाएं प्रारंभिक परीक्षा के जरिए आपके इन्हीं दोनों गुणों का परीक्षण करती हैं। अब हम बात आपकी वैचारिक समझ यानी थिंकिंग, आपके व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी और आपके अनुशासन यानी डिसिप्लिन की करते हैं। व्यापक रूप से इनका परीक्षण मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में होता है। यह यूपीएससी सिविल सेवा 2020 के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में पूछे गए कुछ प्रश्न हैं। बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है? उदाहरणों सहित विस्तृत उत्तर दीजिए। भारतीय दर्शन और परंपरा ने भारतीय स्मारकों की कल्पना और आकार देने एवं कला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विवेचना कीजिए। नदियों को आपस में जोड़ना, सूखा, बाढ़ और बाधित जल परिवहन जैसी बहुआयामी अंतर संबंधित समस्याओं का व्यवहार्य समाधान दे सकता है। आलोचनात्मक परीक्षण करिए। भारत में दक्षलक्षीय नगरों, जिसमें हैदराबाद और पुणे जैसे स्मार्ट सिटीज़ भी शामिल हैं, में व्यापक बाढ़ के कारण बताइए। स्थायी निराकरण के उपाय भी सुझाइए। साल 2020 के इन प्रश्नों पर गौर करिए। यह प्रश्न आपको आपके परंपरागत अध्ययन के तरीके से अलग लगेंगे। यह प्रश्न ऐसे हैं भी। यह पूरी तरह से आपकी उन मौलिक जानकारी और लेखन शैली का परीक्षण है जो आपको किसी भी तात्कालिक और सक्षम
निर्णय के जरिए प्रदर्शित होती है। यह प्रश्न आपकी वैचारिक समझ, आपके व्यक्तित्व का परीक्षण प्रस्तुत करते हैं, यानी आपको उस तकनीक से अलग करते हैं जहां रटे रटाए तरीके से प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। सामान्य अर्थों में यह आपकी मौलिक सोच की परख है। आप जैसे ही इन प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं, वास्तव में वैसे ही अपनी समझ को परिभाषित करते जाते हैं। आपकी सटीक निर्णय लेने की क्षमता का भी परीक्षण इन सवालों से होता है। यह प्रश्न आपकी शब्द सीमा और निर्देशों जैसे विस्तृत उत्तर दीजिए, विवेचना करिए, आलोचनात्मक परीक्षण करिए, सुझाव दीजिए आदि के जरिए आपके अनुशासन का भी परीक्षण करते हैं। इनसे आपके द्वारा प्रश्न की सही समझ और निर्देश के मुताबिक उसके दिए गए उत्तर से आपके अनुशासन का पता चलता है। इससे अलग आपको इन प्रश्नों के उत्तर लेखन के लिए मिलने वाली कॉपी में रेखाओं द्वारा हर प्रश्न के साथ तय की गई सीमाएं भी आपकी उत्तर लिखने की प्रतिबद्धता और शब्द संख्या तथा तय स्थान के अंदर अपनी बात सारगर्भित तरीके से लिख देने की आपकी काबिलियत का भी परीक्षण करती हैं। अब तो आपको यह स्पष्ट हो चुका होगा कि सिविल सेवा परीक्षाओं में चयन का आधार आपकी परंपरागत पढ़ाई नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार अधिकारी के लिए जरूरी मानसिक चेतना और उत्तरदायित्व को वहन करने की क्षमता से संबंधित पढ़ाई है। इसमें जो अव्वल होता है, चयन उसी का होता है। निश्चय ही लोक सेवकों के भ्रष्टाचार, उनके प्रदर्शन में कमी और इस तरह के कई विषयों से संबंधित सवाल आपके जहन में उठ रहे होंगे, लेकिन इन सवालों का जवाब फिर कभी, क्योंकि यूपीएससी या अन्य राज्य सिविल सेवा परीक्षा लेने वाले संस्थान इन कमियों से नहीं लड़ते हैं, न यह उनकी जिम्मेदारी है, बल्कि वह योग्य उम्मीदवारों का चयन करके सरकार को उनका नाम सौंपते हैं। स्पष्ट है, यह परीक्षाएं आपके अंदर अधिकारी का परीक्षण करती हैं। यानी कुल मिलाकर आप यह कह सकते हैं कि आप परीक्षाएं नहीं चुनते, बल्कि परीक्षाएं आपको चुनती हैं। और एक बात आपसे अंत में कहना चाहता हूं, आप सिविल सेवा के नतीजों पर गौर फरमाइए। आप यह पाएंगे कि जो टॉपर्स होते हैं उनके प्रतिशत, कुल प्राप्तांकों के प्रतिशत करीब 50 के आसपास होते हैं या 50 से ही थोड़ा ऊपर होते हैं। यानी सिविल सेवा परीक्षाओं में 50% अंक आकर आप टॉपर हो सकते हैं। फिर चाहे आप ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई में भले ही 100% नंबर लाते रहे हों। इससे क्या स्पष्ट होता है? यही ना कि सिविल सेवाओं के अभी भी उनकी इच्छा के मुताबिक इन संस्थानों को वह उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे हैं जो उनके मापदंड पर पूर्णतः खरे उतरते हों। यानी संभावनाएं बहुत हैं। शुक्रिया। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।